आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में आपको मैं बताऊँगा कि हिमाचल का एक छोटा सा गांव होता है जिसमें एक माँ बेटा रहते हैं। बेटे का नाम रवि होता है। माँ बेटा बड़े ही खुशी से अपने घर में परिवार में रहते हैं। अब रवि धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब रवि बड़ा होने लगता है तो उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उसकी माँ उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी लड़की तलाश करने लगती है और जैसा कि वो है चाहती थी कि बेटी उसके बेटे की एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी हो जाए, तो उसे हिमाचल के ही एक पास के गांव में बहुत सुंदर, सुशील, कर्मठ और गुणवान, रूपवान लड़की मिल जाती है। वह रवि का विवाह उससे करा देती है। विवाह होने के बाद रवि बहुत खुश रहने लगता है। रवि को अपनी पत्नी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। रवि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। सुकन्या भी रवि को देखकर बहुत खुश रहती थी, क्योंकि रवि बहुत ही मेहनती, कर्मठ, जुझारू और रूपवान व्यक्ति था। रवि हमेशा अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। रवि को लगता था कि जीवन में जो भी करो उसे मन लगा के करो, और वह बड़ा ही शांत स्वभाव का था और उसका मन बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र था। वह किसी भी तरह का छल कपट नहीं जानता था, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर लोग सच्चे मन के ही होते हैं, और ऐसा ही था हमारा रवि। रवि भी बिल्कुल सच्चे मन का था और सुकन्या भी वैसी ही थी। दोनों के गुण आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते थे। 36 गुणों का मेल हुआ था। यह देखकर गांव की सभी औरतें रवि की माँ से कहती थी कि तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है और तेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। ये दोनों तुझे कभी कोई दुख नहीं देंगे और ये तुझे हमेशा खुशहाल ही रखेंगे। रवि की माँ मन ही मन बहुत खुश होती और सोचती कि हाँ, जो सब बोल रहे हैं यही होगा, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। दिन बीतने लगते हैं। अब रवि को जितना प्रेम पहले अपनी माता से था, इतना प्रेम ना रह के अब उससे ज़्यादा अपनी पत्नी से हो गया था। रवि हर वक्त अपनी पत्नी के साथ ही रहना पसंद करता था। वह अपनी माता को इतना समय नहीं देता था जितना पहले देता था। उसकी माँ को यह बात धीरे धीरे खटकने लगी। वो सोचने लगी कि उसका बेटा अब उसका नहीं रहा। वह अपनी पत्नी का गुलाम बनता जा रहा है। वो हर वक्त अपनी पत्नी के साथ ही चिपका रहता है। उसे माँ की अब कोई कदर नहीं रही। लेकिन फिर माँ तो माँ ही होती है। अपने मन को अपने आप ही समझा लेती है। सोचती है कि बेटा अगर बहू के प्रेम में जा रहा है तो अच्छी बात है। मेरा तो क्या है, मैं तो कुछ दिन की ही हूँ, मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन इन दोनों का आपस में प्यार बना रहना चाहिए। और यही बात सोचकर रवि की माता खुश हो जाती थी। अब रवि की माता को यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब रवि सुबह, शाम, दोपहर हर वक्त सुकन्या के आसपास ही मंडराता रहता था। सुकन्या को पहले यह बहुत अच्छा लगता था। वो घंटों घंटों उसके साथ में बैठ के बातें करते थे। जब वो दोनों घर का कोई भी काम करते थे तो दोनों मिल बांट कर करते थे। समय बीतता गया। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, 3 वर्ष हुए, 4 वर्ष हुए और 5 वर्ष हुए। उसके बाद में रवि का प्यार पागलपन में बदलता चला गया। रवि को अब एक पल भी, एक क्षण के लिए भी वह सुकन्या के बिना नहीं रह पाता था। वह उसको उसके घर भी नहीं जाने देता था। अगर वो अपने घर जाने के लिए जिद करती थी तो रवि कहता था मैं भी साथ ही चलूँगा, जिस पर सुकन्या को गुस्सा आने लगा। और ऐसे ही अब सुकन्या अगर अपनी महिला मित्रों के साथ में बैठती तो रवि वहाँ पर भी जाकर उसके साथ ही बैठने लगता, जिससे सुकन्या का मन बहुत ज़्यादा गुस्से में तब्दील होने लगा। सुकन्या को रवि की यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे कुछ समय अकेलापन चाहती थी। लेकिन इसके विपरीत
रवि था कि वो उसको एक पल, एक क्षण के लिए भी अपने से दूर, अपनी आंखों से ओझल करना नहीं चाहता था। अब रवि अपने प्यार के लिए इतना पागल था कि उसको अगर सुकन्या दिखाई नहीं देती थी तो वह खाना पीना सब त्याग देता था। उसको यही लगता था कि उसके जीवन में जो भी है सुकन्या है, सुकन्या के बिना उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाता था। रवि की हालत उस वृक्ष की जैसी थी जिस वृक्ष की छाया में लोग आराम करते हैं, वैसे ही सुकन्या की छाया में रवि आराम करता था। रवि हमेशा सुकन्या की खुशी के बारे में ही सोचता रहता था। वो हमेशा उसको नए नए सरप्राइज़ देने की कोशिश करता था, लेकिन समय के साथ साथ सुकन्या को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगने लगी। अब सुकन्या उससे उसके ऐसे व्यवहार के लिए हमेशा झगड़ा करने लगी। दिन प्रतिदिन उनका झगड़ा बढ़ता चला गया, जिससे रवि को बहुत दुख होने लगा। और रवि इतना दुखी हो गया कि उसे लगने लगा कि सुकन्या शायद उसे पसंद ही नहीं करती, सुकन्या उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो उससे इतना झगड़ा करती है। अब वो जैसे पहले खुशहाल रहता था, वैसे अब इतना खुशहाल नहीं रहता था, हमेशा उदास उदास रहता था। सुकन्या एक दिन अपनी महिला मित्रों के साथ में बैठकर गपशप कर रही होती है और रवि घर के बाहर चारपाई पर अकेला गुमसुम बैठा होता है। तो उसकी माँ आके देखती है कि उसका बेटा ऐसे गुमसुम चुपचाप बैठा है, किसी से अब वो कोई बात नहीं करता है। तो माँ ही होती है। वो अपने बेटे के चेहरे को देखकर उसके दुख का अंदाज़ा लगा लेती है। उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसका बेटा कितना दुखी है, लेकिन वह उससे उसके दुख का कारण जानने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं उससे पूछूंगी कि बेटा तुम क्यों दुखी हो, तो उसके बेटे को और ज़्यादा दुख होगा। इसलिए वह उसको कुछ नहीं कहती, बस उसके पास जाकर बैठती है और उससे इधर उधर की बातें करने लगती है। लेकिन रवि का मन तो बस यही सोच सोच कर दुखी हो रहा था कि मैं सुकन्या से इतना प्यार करता हूँ और सुकन्या मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, वह क्यों मुझसे दूर जाना चाहती है। ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया कि वह मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा करने से उसके जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आता है। यही सोचता सोचता रवि घर से निकलकर बाहर चला जाता है और जाने के बाद वह अपने खेत पर बैठ जाता है। खेत पर जाने पर उसका जो बचपन का मित्र होता है सत्यदेव उसके पास आकर बैठता है। सत्यदेव आकर उसको बोलता है, अरे क्या हुआ रवि, तू इतना उदास क्यों है? तो रवि बोलता है, कुछ नहीं यार भाई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। तो सत्यदेव कहता है, नहीं ऐसा नहीं कहते मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण ज़रूर से ज़रूर कर दूँगा। तो रवि को अपने मित्र सत्यदेव पर बहुत ही विश्वास था। वह कहता है, हाँ मुझे लगता है कि तुम मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। तो दोस्त, मेरी समस्या यह है कि मेरी पत्नी मुझसे अब प्रेम नहीं करती, वो मुझसे दूर जाना चाहती है, वो हर वक्त मुझसे नाराज़ रहने लगी है। पहले वो ऐसा नहीं करती थी, अब वो ऐसा व्यवहार करती है कि मुझे लगता है कि अब वो मुझसे थक गई है, अब वो मुझसे दूर जाना चाहती है। अब बताओ मित्र, मैं क्या करूं? सत्यदेव ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना और मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट को देखकर रवि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। रवि गुस्से में उसको बोला, यार तुम कैसे मित्र हो, मैं इतनी पीड़ा से गुजर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन मेरी दुख के ऊपर हंसो मत, मेरा मजाक मत उड़ाओ। यह सुनकर सत्यदेव बहुत शांत मन से कहता है कि मैं तुम्हें
तुम्हारे दुख का कारण अभी समाप्त करने की एक विधि बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलो हम खाना खाते हैं। तो रवि कहता है, क्या तुम मुझे सच में बताओगे कि मेरे दुख का निवारण कैसे हो सकता है? तो सत्यदेव कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे दुख का कारण समाप्त करने की विधि तुम्हें आज पक्का ही बता दूंगा। तुम पहले मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर आज खाना खाएंगे। बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। हमने कितने वर्ष हो गए जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे पास में टाइम नहीं होता है मेरे साथ बैठकर खाना खाने के लिए। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने साथ बैठा कर आज दोनों मित्र अच्छे से खाना खाएंगे। यह सुनकर रवि को बड़ी अंदरूनी खुशी प्राप्त होती है कि आज उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वह खुशी खुशी सत्यदेव के साथ चला जाता है और जाकर उसके साथ में बैठकर खाना खाने लगता है। दोनों मित्र खाना खाते रहते हैं और खाना खाने के साथ ही सत्यदेव के पास में जो रोटियां थीं वो उसने 50 रोटियां लेके आया था और सत्यदेव ने एक रोटी खाने के बाद में बोला, मित्र मेरा पेट भर गया है, अब तुम खाओ। तो रवि खाता रहता है। रवि 5 रोटी खाने के बाद बोलता है, बस मेरा पेट भी भर गया। वह बोलता है, क्या यार मित्र, तुम मेरे लिए एक रोटी और नहीं खा सकते? तो रवि उसकी विनती पर एक रोटी और खा लेता है। एक खाने के बाद बोलता है, बस अब नहीं खाऊंगा। सत्यदेव फिर से बोलता है, क्या हमारी मित्रता में इतनी ही ताकत है? तुम मुझे इतना ही सम्मान देते हो, क्या तुम मेरे लिए एक रोटी और नहीं खाओगे? तो रवि एक रोटी और खा लेता है। इसी प्रकार से सत्यदेव उसको कभी दोस्ती का वास्ता देकर, कभी माँ का वास्ता देकर, कभी अन्य चीज़ों का वास्ता देकर 25 रोटी खिला देता है। 25 रोटियां खाने के बाद अब रवि के लगता है कि वह इससे ज़्यादा खाएगा तो वह मर जाएगा। वह उसको बोलता है कि मित्र, अब मैं और नहीं खा सकता। यह सुनकर सत्यदेव बोलता है कि नहीं, तुम्हें खानी ही पड़ेगी। अगर तुम नहीं खाओगे तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। वो बोलता है कि तुम्हें चाहे जो मर्जी लगे, मैं इससे ज़्यादा रोटी नहीं खाऊंगा। और वह उठकर चल देता है। जब वह उठकर चल देता है, रवि और भी नाराज़ हो जाता है और उससे दूर चला जाता है। सत्यदेव उसको बार बार जाकर बोलता है, नहीं मित्र, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें एक रोटी और खानी पड़ेगी। तो रवि का दिमाग में इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है और वह गुस्से में उसके हाथ को झटक कर बोलता है कि मेरी ज़िंदगी से तुम दूर चले जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे मित्र की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, तुम मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। बस यह कहने के बाद ही सत्यदेव उसको बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ यही समझाना चाहता था कि तुम्हारी समस्या का कारण यही है। तो रवि आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या क्या कहना चाहते हो तुम मुझे, और क्या समझाना चाहते हो? वह कहता है कि सुकन्या भी तुमसे ऐसे ही कुछ समय चाहती है। वह भी कुछ समय के लिए तुमसे अलग रहकर अपना समय अपने लिए निकालना चाहती है, लेकिन तुम उसके साथ में अति कर रहे हो। तुम उसको हर पल अपनी तरफ से प्रेम दे रहे हो, लेकिन वह तुम्हारा प्रेम उसके लिए प्रेम न होकर अभिशाप बन गया है। यह वरदान नहीं, अभिशाप है। वह तुम्हारे प्रेम को अब एक अभिशाप की तौर पर देखने लगी है। जैसे मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई बुरी चीज़ तो नहीं दे रहा हूँ ना, तुम्हें फिर क्यों मुझसे नफ़रत हो गई? क्यों तुम मुझसे दूर जाने लगे? रवि यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। फिर वह सत्यदेव से कहता है, तो मित्र बताओ मैं क्या करूं? तो सत्यदेव उसको कहता है कि दोस्त, अति हर चीज़ की बुरी होती है। कभी भी आप किसी चीज़ की भी अति मत करो। जितना ज़रूरत हो उतना ही करो। अत्यधिक करने से रिश्ते, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप कभी भी किसी चीज़ के लिए अगर अति करेंगे तो वह आपके जीवन में आपके दुख का कारण बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद
मेरे द्वारा नैरेट की हुई इस स्टोरी में कोई मोरल मिला हो या आपको लगता हो कि हाँ, इस स्टोरी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, तो आप अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद आई या नहीं आई। अगर पसंद आई है तो मैं आगे से और आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाऊँगा, और यदि नहीं आई हैं तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे आपके लिए किस प्रकार के विचार लेके आने चाहिए। नमस्कार।